Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के साथ हम हाजिर हैं। रोज की तरह हम देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार पर नजर डालेंगे और साथ ही प्रमुख खबरों पर चर्चा भी करेंगे। खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन। सुषमा नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमरीश। और अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ है लालिमा अनीजा डैंग। Thank you, Amrish. Yes, let's get going, friends. Well, benchmarked equity indices snap 6-day winning streak. Sensex falls around 700 points. Nifty drops more than 200 points. Major Asian stock markets end with gains. And China's ambassador to India, Xu Feihong, expresses hope that Prime Minister Narendra Modi's visit to SCO summit will give fresh impetus to Indo-China bilateral ties. बेंचमार्क इक्विटी सूचकांकों में 6 दिन की बढ़त का सिलसिला टूटा। सेंसेक्स करीब 700 अंक गिरा। निफ्टी में 200 अंक से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। प्रमुख एशियाई शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए और भारत में चीन के राजदूत शू फेयोंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की SCO शिखर सम्मेलन में भागीदारी से भारत चीन द्विपक्षीय संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। और आज की पहली खबर, देश के दोनों ही शेयर बाजारों में सप्ताह के अंतिम दिन 0.85% की गिरावट दर्ज की गई और इसी के साथ 6 दिन से चला आ रहा तेजी का दौर थम गया। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 694 अंक की गिरावट के साथ 81,307 अंकों पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 214 अंक गिरकर 24,870 अंकों पर आ गया। बंबई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में भी गिरावट का दौर दिखाई दिया। मिड कैप सूचकांक 0.2% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.3% गिरा। Benchmark domestic equity indices ended the week's last trading session with losses of 0.85% each, snapping their 6-day winning streak. The Sensex fell 694 points to close at 81,307. Similarly, Nifty lost 214 points to settle at 24,870. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange ended in negative territory. The mid-cap index dipped over 0.2% and the small-cap index closed over 0.3% down. और सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 24 में गिरावट देखी गई। गिरावट दर्ज करने वाले प्रमुख शेयरों में एशिया पेंट्स का शेयर 2.4% से अधिक, अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर 2% और ITC का शेयर 1.8% से अधिक गिरा। All right, before we go any further, let's listen to our Honorable Prime Minister, who is right now in West Bengal inaugurating projects worth 5,200 crore rupees. Let's listen in. उनकी जमीन हड़पी जा रही है। देश ये सहन नहीं कर सकता। इसको रोकना ही होगा। इसलिए इस बार लाल किले से मैंने घुसपैठ के खिलाफ विशेष डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। जो लोग सिर्फ यहां हमारे लोगों की रोजी रोटी छीनने आए हैं, जो फर्जी तरीके से कागज बनाकर रुक गए हैं, उनको यहां से जाना ही होगा। और चलते हैं
खबर के विस्तार की ओर। जैसा कि हम बात कर रहे थे देश के शेयर बाजारों का, तो बढ़त दर्ज करने वाली कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर 0.8%, मारुति का शेयर 0.6% से अधिक और सन फार्मा तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का शेयर 0.2% तक बढ़ा। In sectoral indices at the BSE, 18 out of 21 sectors ended down. Among top laggards, metal lost nearly 1.3%, commodities dropped around 1.1%, Bankex as well as FMCG both dipped around over 1% each. In top gainers, telecommunication added 0.7%, healthcare and capital goods ended around 0.1% up each. और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में आज रुपया 26 पैसे गिरकर 87 रुपए 52 पैसे पर बंद हुआ। दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 98.75 पर कारोबार कर रहा था। सुषमा जी, जैसा हमने शेयर बाजार का हाल देखा, अचानक ही काफ़ी बड़ी गिरावट दिखाई दी, जबकि पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे थे कि मोटे तौर पर कोई ख़ास बदलाव नहीं आ रहा था और एक पॉजिटिव सेंटीमेंट ही दिखाई दे रहा था। तो आपके हिसाब से आज अचानक ऐसे क्या फैक्टर्स हुए जिसकी वजह से ये गिरावट दिखाई दी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो बढ़ते कदम स्टॉक मार्केट्स में चली रहे पिछले 6-7 दिनों से, उसके बाद तो प्रॉफिट बुकिंग तो होनी थी। तो ज़्यादातर इसका वजह एक बहुत बड़ा है, ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है। दूसरी बात ये है कि जो अमेरिका के ऊपर सबकी नज़र इस वक्त टिकी हुई है, वहाँ जैक्सन होल वायोमिंग में वो फेडरल रिजर्व के जो चीफ हैं जेरोम पावेल, उनकी एक जो स्पीच है उसका इंतज़ार है, क्योंकि ये स्पीच नॉर्मली उसमें फेडरल रिजर्व के जो चीफ होते हैं वो थोड़ी इंडिकेशन दे देते हैं कि कि उनकी अगली जो सितंबर की बैठक में वो क्या करने जा रहे हैं। तो इस वक्त उम्मीद बहुत लगाई जा रही है कि ये इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, और अभी तक तो ये आशा है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट्स थोड़ा सा कम करेंगे ब्याज दर को, लेकिन इसका कुछ अभी मालूम नहीं, क्योंकि जो जॉबलेसनेस रेट है उसकी भी चिंता है अमेरिका में, उसकी भी जो डेटा है वो ठीक नहीं है। इन्फ्लेशन तो खैर ठीक चली रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसके बारे में उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जेरोम पावेल जो फेड के चीफ हैं इसके बारे में ज़रूर इसका कुछ हिंट्स दे देंगे अपनी ये स्पीच में। तो ये इसके बारे में जो स्टॉक मार्केट है, क्योंकि हर साल ये स्पीच होती है, ये इसको बहुत महत्वपूर्ण दिया जाता है कि भाई जैक्सन होल की जो स्पीच है सब उसका इंतज़ार करते हैं। तो इस वक्त मैं समझती हूँ स्टॉक मार्केट्स में थोड़ी सी नर्वसनेस है। तो तीसरी बात तो जिसके बारे में शायद आप रोज बात कर रहे होंगे मार्केट मंत्र में, वो है टैरिफ्स। तो टैरिफ्स के बारे में जो नर्वसनेस है, जो सोच है, जो कंसर्न्स हैं स्टॉक मार्केट्स में, वो भी इसमें छाई हुई है। जो अगस्त 27 से अगर 50% टैरिफ लग जाएगी अमेरिका से, तो फिर तो थोड़ा सा एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए काफी भारी पड़ेगा। मतलब फाइनल नहीं होगा तब तक थोड़ी अनिश्चितता बनी रहेगी, बिल्कुल वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। When we look at the domestic markets, Sushma, is there any effect of the fact that the government is now trying to simplify GST structure, a slab structure of 5% and 18%, and probably a special 40% to levy for sin goods, as they say, yes. Paving way for next generation reforms in the country's 8-year-old indirect tax regime? Second point, do we see that there is a good rural demand, and we also have a very buoyant services industry? Are these also a contributing factor to the fact that the Sensex has gone up slightly, apart from the international factors?
No, I think GST, of course, today the stock market has fallen, but in the last few days, definitely the upswing partially has been due to the fact that you are going to have reforms in GST. Yes, The reforms in GST, the ones that they're talking about, will bring down prices, obviously, of a wide range of goods. So, reduce inflationary pressures on the economy. And definitely, it's a feel-good factor for the people in general. So that must have been one of the factors that had led to the bullish trends. Six-day winning streak, as we are calling it. And secondly, as you rightly pointed out, rural demand is surging. Urban consumption is not rising as quickly as rural demand, but it's certainly a positive that rural demand has been going up. All right, before we go on any further, friends, let's go in for a short commercial break. Please stay tuned. सुषमा जी, जैसा हम बात कर रहे थे और आपने भी अभी जिक्र किया आर्थिक सुधारों का, और अगर हम देखें कि भारत सरकार किस तरह से इस बारे में काफी आगे की सोच रही है, जो अभी 2 GOM भी बनाए गए हैं, तो इस सबका क्या इम्पैक्ट आपको अर्थव्यवस्था पर, खासतौर से शेयर बाजार पर दिखाई देता है? देखिए, वो आपने GOM की बात की, वो GST काउंसिल का जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है ऑन रेट रैशनलाइजेशन, और उसने भी इसके ऊपर अपनी मंजूरी दे दी है. पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने प्रपोजल्स देने पड़ते हैं. वो अब GST काउंसिल जिसके जो नुमाइंदे हैं वो हर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसमें. तो GST काउंसिल ने ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया है. वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कहा हाँ ये जो आपके प्रपोजल्स हैं इनसे हम सहमत हैं, और ये फिर अब सबसे बड़ी चीज़ ये GST काउंसिल के पास आएंगे. तो इसका ज़रूर असर स्टॉक मार्केट के ऊपर है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कम होंगे, और दूसरी बात ये जो सिंप्लीफिकेशन है, इससे जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री है बहुत इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए काफ़ी हैरेसमेंट हो रही थी. छोटे जो दुकानदार हैं, छोटी बिजनेसेस हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल आ रही थी कि ये इतने आपने स्लैब्स बनाए हैं. खैर, शुरुआत में GST को जो एक टैक्स होना था उसके 4 रेट्स हमने बना दिए. ऊपर से हमने 4 रेट्स और 4 टैक्सेस हैं, क्योंकि एक इंटर स्टेट टैक्स है एक, और बाकी एक इंट्रा स्टेट जो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट और सेंट्रल के लिए है. तो ये एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है. तो ये जो रैशनलाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, उससे उद्योग को और छोटे दुकानदार जो हैं, रिटेल सेक्टर, उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा कि भाई ये कम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी. There's also talk of GST on insurance to be taken away. It's about 18% now. That might free up disposable income for some people. Do you see it happening? What is your view on that? Well, I think the government is keen for this to happen, that, you bring it down, because insurance is something that the government wants people to take. So if you levy a very high GST tax on it, then it's a disincentive. So the idea is to reduce. So now that they're reducing the rate, reducing the number of slabs, and the 28% slab is going completely. So you will have a situation in which these kind of services should become more important, more attractive. जी, लेकिन सुषमा जी, जैसा कि इंश्योरेंस में कम करने की बात है GST, तो दोनों ही तरह के प्रस्ताव हैं कि उसको 5% पे ले आएं या पूरी तरह खत्म कर दें. तो आपको क्या लगता है कि क्या ज्यादा फायदेमंद होगा उपभोक्ताओं की दृष्टि से? देखिए, उपभोक्ताओं की दृष्टि से तो खत्म ही होना चाहिए, लेकिन अगर वो रखेंगे तो मेरे ख्याल लोएस्ट लेवल पे ही रखना चाहिए. और बात ये है कि ये कोई भी कर जो है हटाने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि GST काउंसिल में सारी स्टेट्स ये देख रही हैं कि हमारी जो रेवेन्यू है वो कम ना हो. तो कॉम्पेंसेटरी सेस भी अभी एक लगा हुआ है. बाय द वे, हमने 4 टैक्स की बात की, और 5वां ये है कॉम्पेंसेटरी सेस. ये कॉम्पेंसेटरी सेस भी अब इस जो नए प्लान में अगले साल खत्म हो जाएगा. तो वो स्टेट्स कहती हैं कि हमें कॉम्पेंसेशन देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो रेवेन्यूज हैं वो कम हो रहे हैं, जो हमारे टैक्सेस हैं वो आपने ले लिए, और हमको सिर्फ GST के थ्रू पैसा मिल रहा है. लेकिन ये जो स्टेट्स की जो इस पहले जो कंसर्न्स थी कि भाई कंपनसेशन अपने रेवेन्यू रिसोर्सेज के लिए, वो मेरे ख्याल काफ़ी हद तक कम हो गई है, क्योंकि GST कलेक्शंस इतने बढ़ गए हैं.
तो जीएसटी कलेक्शंस बढ़ते गए और मेरे ख्याल में ये और भी बढ़ता जाएगा। और इसमें हम बात कर रहे हैं तो मैं ये भी कहूंगी कि दो बड़ी चीजें हैं जो जीएसटी में आनी चाहिए। एक है अल्कोहल और दूसरा है तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो ये भी आने चाहिए क्योंकि ये अगर इतनी बड़ी चीजें सिस्टम से बाहर होती हैं तो पूरा सिस्टम मेरे ख्याल अपने सीमलेस तरीके से नहीं चलता। लेकिन जैसा आपने खुद ही जिक्र किया ना कि वो फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो टसल है, खासतौर से जो रेवेन्यू लॉस की समस्या है। बिल्कुल। Amrish just talked about the rupee, Sushma. Do you see how do you see the weakening rupee vis-a-vis a strong dollar? Also, do you think that there is a word which is buzzword is de-dollarization? Do you see that happening, considering the fact that BRICS is now trying to have its own currency, and how do you see that going? And President Trump clearly doesn't want that happening. I think, of course, now there's a lot of talk of de-dollarization because Trump has become very aggressive. Now, but the government, the Indian government had made it very clear about a year ago that they were not in favor of de-dollarization. And I think broadly that position still remains because it's very difficult to replace the dollar as a reserve currency. Do we really want the yuan in that place? No, we don't really want the yuan. But what is being done, and it is being promoted by India very aggressively, is that we're trying to have rupee trade with many countries. Yes. With Russia, we have had a long-standing system of rupee trade, and now we are trying to introduce that with other countries, like Malaysia, with UAE. We have some agreements in place now. Yes. So, but that does not become de-dollarization. That only talks about the bilateral trade between these countries, and also with some African countries which apparently don't have enough dollars, and they find it easier to do trade in their own currency and in our currency. It makes their life easier. So there is an expansion in that area. और चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं। एशिया के शेयर बाजारों में आज बढ़त का रुख रहा। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.4% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई, जबकि हांगकांग शेयर बाजार के हैंगसेंग इंडेक्स में गिरावट 0.9% से अधिक की रही। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स लगभग 0.9% बढ़ा। सिंगापुर के स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स में बढ़त 0.5% की रही। जापान में टोक्यो शेयर बाजार का निकेई लगभग स्थिर रहा। यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में बढ़त का रुख बना रहा। अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस के कैक में 0.2% से अधिक की तेजी दिखाई दी। लंदन का फुट्सी और जर्मनी का डेक्स दोनों में ही कोई खास बदलाव नहीं दिखाई दिया। सुषमा जी, आप कुछ और बताना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से जो आज एशिया में तो मोटे तौर पर बढ़त का रुख रहा ही, यूरोप में भी रहा, जबकि कल इससे थोड़ा सा अलग स्थिति थी। तो आप खास तौर से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको एट्रीब्यूट करती हैं इस आज की स्थिति के लिए? देखिए, मेरे ख्याल में ये जो अभी जो बातचीत हुई है ट्रम्प और पुतिन और यूरोपियन लीडर्स में, जिसमें थोड़ी सी आशा बनी हुई है कि शायद रशिया और यूक्रेन वॉर वो हो सकता है कुछ सीज फायर आ जाए। सीज फायर तो खैर नहीं रशिया ने बना कर दिया, लेकिन कुछ पीस एग्रीमेंट की तरफ कुछ बातचीत हो रही है। हो सकता है ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच में कुछ बायलैटरल समिट हो जाए। लेकिन अभी खैर पीस तो जो है, शांति अभी दूर है, लेकिन सिर्फ ये बातचीत ही बहुत बड़ी पॉजिटिव इंडिकेशंस पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। सो इसी से मेरे ख्याल ये जो है स्टॉक मार्केट्स थोड़ी सी बुलिश हो गई हैं। जी। Alright, before we go on any further, let's go in for a short commercial break, friends. इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। अरे नो टेंशन, करनी है तैयारी, एनपीएस जरूरी है। आज ही अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए नजदीकी बैंक शाखा या सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें या ईएनपीएस पोर्टल पर जाने के लिए ऑनलाइन www.npstrust.org.in पर लॉगिन करें।
Welcome back, friends. You're listening to Market Mantra, and we have our expert Sushma Ramachandran with us. Let's take a look at the U.S. markets. U.S. stocks ended in negative territory on Thursday. The S&P 500 index fell 0.4%. Nasdaq Composite and Dow Jones Industrial Average indices both lost over 0.3% each. Meanwhile, the number of Americans filing new applications for jobless benefits rose by 11,000 to 235,000 last week, according to data from the U.S. Department of Labor. However, number of people collecting unemployment relief in the prior week ending on 9th of August also climbed to the highest level in nearly 4 years. Now, all eyes are on Federal Reserve Chairman Jerome Powell's 8th Jackson Hole speech later today. और लालिमा इसी से जुड़ी हुई एक और खबर, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने आज अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ वृद्धि का व्यापक आर्थिक प्रभाव भारत के विशाल घरेलू बाजार के कारण कम हो जाएगा। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि टैरिफ वृद्धि का भारतीय कंपनियों पर असमान प्रभाव पड़ेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कपड़ा, रत्न और आभूषण क्षेत्र पर इसका मध्यम प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। All right, still on international, look at the international market somewhat and our connection with them. Well, Chinese ambassador to India, Xu Feihong, has said that India-China relations have continued to improve and develop since the meeting between the leaders of both countries in Kazan last year. Addressing a dialogue on SCO Summit 2025 in New Delhi, Mr. Feihong said exchanges and cooperation between the two countries have gradually resumed across various fields, resulting in a series of positive outcomes. He expressed hope that Prime Minister Modi's visit to the SCO summit will give fresh impetus to Indo-China bilateral ties. Two sides have gradually resumed in various fields and at all levels, with a series of positive results achieved. In the first half of this year, bilateral trade reached $74.3 billion, with a year-on-year increase of 10.2%. So, Sushma, China now warming up to India. China also has made huge investment in Pakistan, as in many other parts of the world, which sometimes we see in a different light. Yes. Which way is it going? Has the geopolitical situation become too complex? It seems like there is no black and white, and there are a lot of greys around. Oh yes, absolutely. You're very right. It's more grey all around. The black and white has disappeared. And yes, of course, China is warming up to India, but India is also warming up to China. Very significant steps taken recently at the meeting with when the Chinese Foreign Minister Wang Yi came here, and he was even given an audience with Prime Minister Narendra Modi. Most unusual, but what is more important is that a lot of bilateral issues were taken up. Number one, the delays in import of rare earth magnets, of tunnel boring machines and fertilizers was cleared. Direct flights, air flights are now going to be resumed. Business visas, which were given only to technical personnel, are now going to be given to non-technical personnel from China, and this had been stopped. So all this is taking place after a period of about 5 years after the Galwan clash. So I think it's, of course, a very positive thing, because the fact is that the bilateral trade and the economic cooperation, economic ties between the two countries are very extensive. और चलते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर डिजाइन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक प्रोत्साहन योजना के तहत 23 चिप डिजाइन परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं के माध्यम से निगरानी कैमरा, ऊर्जा मीटर, माइक्रो प्रोसेसर आईपी और नेटवर्किंग एप्लीकेशन के लिए स्वदेशी चिप और सिस्टम ऑन चिप का विकास किया जाएगा। All right, the Income Tax Act 2025 has been published in the official Gazette after it received the President's assent. The Act consolidates and amends the existing income tax law, replacing over 6-decade-old Income Tax Act of 1961. The new law will come into force from the 1st of April 2026. The Income Tax Department, in a social media post, said that this landmark reform ushers in a simpler, transparent and compliance-friendly direct
tax regime. The act includes structural simplifications under which the number of sections have been slashed from 819 to 536 and chapters from 47 to 23, paired with the introduction of tables and formulas for clarity. The new act introduces the concept of a tax year replacing the financial year and assessment year to reduce confusion. So I think one more step in ease of living, right, Sushma? Yes, so ease of living and ease of doing business, and both things actually, because ease of living for the ordinary man who wants to file an income tax return, and also for business and industry. Simplification is absolutely required because our laws and regulations tend to be extremely complex. Yes, already about more than 1,400 laws have been eliminated. And more are being got rid of. और खासतौर से जब हम आयकर की बात करते हैं, जो सामान्य व्यक्ति है उसको बहुत कम समझ में आता है. बिल्कुल. तो जितना सरल होगा, सिंपल होगा, उतनी आसानी होगी लोगों को. और आजकल लोग अपने आप ऑनलाइन ये इनकम टैक्स अपना जो फॉर्म है सबमिट कर रहे हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से कम के पास कम जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो जहाँ भी कम्प्लेक्सिटी है, एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है. तो उम्मीद ये है कि नया ये जो एक्ट है इससे और भी सिंप्लिफिकेशन हो गया होगा. Right. Well, India's foreign exchange reserves rose around $1.5 billion, reaching $695.1 billion in the week ending 15th of August. और And crude oil prices rose marginally today. Brent crude was trading flat at $67.67 per barrel, and WTI crude was trading over 0.1% up at $63.59 per barrel when reports last came in. And in gold and silver, well, in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.2% down at 99,420 rupees per 10 grams, while silver was also trading over 0.3% down at 1,13,860 rupees per kilogram a short while ago. और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में समाचार तैयार किए जाने तक अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 0.2% कम होकर 99,220 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. सितंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 0.3% घटकर 1,13,367 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी. सुषमा जी, आप कोई संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहेंगे सोने के रुख के बारे में? हालांकि यही अच्छी बात है कि अभी वो 1 लाख से थोड़ा सा नीचे है. अब इसके बारे में हम क्या कहें, सोना इज अ सेफ हेवन एसेट और अभी भी वैसे ही चल रहा है. राइट. और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर. सुषमा जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Benchmark equity indices snap 6-day winning streak. Sensex falls around 700 points. Nifty drops more than 200 points. Major Asian stock markets end with gains. And China's ambassador to India, Xu Feihong, expresses hope that Prime Minister Narendra Modi's visit to SCO summit will give fresh impetus to Indo-China bilateral ties. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. So it's goodbye from all of us. Namaskar.